गुरुजी महाराज ने हमें दिखाया, जिससे हमें बहुत अच्छे लगे और हमने वो बुक किया। नाइट में जो भी बर्थडे सेलिब्रेशन था वो हुआ, और सेकेंड डे मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर है, मेरा जूनियर मुझे लेके गया था, चलो वहां चलते हैं, वहां लंगर प्रसाद भी मिलता है। तो बेसिकली संगत जी, हम लंगर प्रसाद खाने गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गए थे। मेरे हस्बैंड का तो मुझे नहीं पता, बट मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि वहां पे कोई गुरुजी हैं, कोई शिवलिंग के नीचे मंदिर है, या कुछ भी आइडिया नहीं था। बस इतना कि वहां पे मंदिर है और लंगर प्रसाद मिलता है। जैसे हम वहां गए तो बचपन से जैसे शिव जी महाराज के बारे में हम सबको पता होता है और शिवलिंग के बारे में, तो बाहर से शिवलिंग देख के मैं खुश हो गई कि ठीक है। जब अंदर गए तो गुरुजी का स्वरूप है, नॉल भी देखा होगा, बट कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हमें किसी ने नहीं बताया था कि गुरुजी के बारे में कि गुरुजी हैं, उन्होंने यहाँ तपस्या करी है, उन्होंने ये मंदिर बनाया है। संगत जी, वो जो शिवलिंग है बड़े मंदिर में दिल्ली में, उसमें गुरुजी महाराज ने 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति भरी है। गुरुजी महाराज कहते थे जो इस शिवलिंग के नीचे से गुजर जाएगा या इस पास आसपास के एरिया से भी गुजरेगा, उसको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब हम वहां गए। मुझे नहीं पता कि क्या भूल थी, गुरुजी महाराज ने हमें जल्दी दोबारा फिर से बुलाया। जब हम सेकेंड टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, मुझे नहीं याद है कि मंदिर में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया नहीं किया। जब हम लोग वापस जा रहे थे गुड़गांव के लिए, गुरुजी महाराज हमें एक संगत की बस थी जिसमें हमें लिफ्ट दिलाते हैं, और जैसे हम उस बस में चढ़ते हैं, एक उसमें संगत अंकल थे, उन्होंने अपने फोन पर यूट्यूब पर गुरुजी महाराज की चाइल्डहुड फ्रेंड हैं शिव अंकल, उनके सत्संग प्ले कर दिया, और उसमें हमें सीट नहीं मिली थी। हम खड़े थे और जहां हम खड़े थे उसी के आगे ही अंकल ने वो यूट्यूब पे सत्संग प्ले करा हुआ था, और जैसे मैंने वो सत्संग सुना, मुझे लगता है हमने हाफ भी नहीं सुना होगा, और हम लोग का स्टॉप आ गया और हम उतर गए। जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे लगा कि ये क्या है गुरुजी, और ये शिव अंकल क्या सुना रहे हैं। उन्होंने इतनी सारी उनकी बचपन की बातें बताई कि छोटे होते से ही वो कैसे थे। तो मुझे लगा यार ये बड़ी अजीब चीज है, क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना नहीं। हमारे हिमाचल में जनरली जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं उनको मानते हैं, शिव जी भगवान को बहुत मानते हैं और माता रानी को। हमारे हिमाचल में गुरुओं का इतना प्रचलन नहीं है। हमारे बचपन से हमने कभी किसी पेरेंट्स से किसी से भी किसी गुरु के बारे में नहीं सुना, और जनरली सब लोग अपोज ही करते थे, क्योंकि उस टाइम पे गुरुओं के बारे में काफी सारी नेगेटिव चीजें चल रही थी। और मैंने सोचा कि ये कोई इंसान खुद बता रहा है कि वो उनके साथ रहा है, और ये कैसी बातें बता रहे हैं। मुझे ना बड़ी ये हुई कि मैं जैसे ही घर पहुंची और मैंने सबसे पहले सर्च किया गुरुजी महाराज चाइल्डहुड फ्रेंड शिव अंकल का सत्संग, और जैसे मैंने वो पूरा सत्संग सुना तो मैं एकदम मेस्मराइज हो गई। मैंने सोचा यार ऐसी पावर ह्यूमन फॉर्म में हो सकती है क्या, ना तो कभी देखा ना सुना। और एक सत्संग सुना, वो वाला सत्संग कंप्लीट हुआ, और आपको पता है जैसे हम यूट्यूब में कुछ भी देखते हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट खुद से ही प्ले होता है। दूसरा सत्संग स्टार्ट हो गया, मैंने वो सुना। तीसरा सत्संग स्टार्ट हो गया, मैंने वो सुना। आई डोंट नो, बैक टू बैक मैंने कितने सत्संग सुन लिए, और मैं इतनी मेस्मराइज होगी, मुझे लगा यार ये तो अलग ही दुनिया है। कोई कह रहा है कि मेरा कैंसर ठीक हो गया लास्ट स्टेज का, कोई कह रहा है किसी का सीवियर डायबिटीज जो है वो जलेबी प्रसाद खाने से ठीक हो गया, क्योंकि डायबिटीज के बारे में मुझे पता है, मेरे पापा मेरी दादी काफी सालों से डायबिटिक हैं। तो मैंने सोचा यार ऐसे किससे हो सकता है। फिर मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, और मैं हर दिन सत्संग सुनती थी, और मुझे नहीं पता कि कब मेरे को गुरुजी से इतना प्यार हो गया।
जबकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी गुरु को मानूंगी, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था इसके बारे में। धीरे धीरे सत्संग सुन के पता चला कि हर इंसान की लाइफ में गुरु होना जरूरी है, बट वो चीज मुझे पता नहीं थी, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी किसी ने ये सिखाया नहीं, ना तो उनको पता है। और गुरुजी की मेहर से हमारे जुड़ने के बाद ही गुरुजी ने हमें एक मीडियम बनाया, और हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स अब जुड़े हैं वो हमारे थ्रू ही गुरुजी ने उनको जोड़ा है। और कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में बुरा वक्त चल रहा होता है या तो बुरा वक्त आने वाला होता है, तब गुरुजी महाराज की एंट्री आपकी लाइफ में होती है। हमारा बुरा वक्त चल तो नहीं रहा था, गुरुजी की मेहर से बहुत अच्छा वक्त चल रहा था, बट गुरुजी को पता था हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, इसलिए गुरुजी महाराज ने हमें खुद से जोड़ लिया। यहाँ आने से पहले गुरुजी महाराज ने हमें ये भी सिखाया कि सत्संग कैसे किया जाता है, I mean घर पे, क्योंकि सबसे पहली बात है कि हमें भी गुरुजी का नहीं पता था, और घर पे सत्संग होते हैं ये तो बहुत दूर की बात है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। गुरुजी महाराज ने सेम हमें एक संगत की गाड़ी में लिफ्ट दिलवाई। एक और बार जो हम गुरुजी के मंदिर गए, उन्होंने कहा कि हमारे घर में सत्संग है और हम पहला इनविटेशन आपको ही दे रहे हैं। और तब पता चला कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि गुरुजी के सत्संग होते हैं जो आप घर में भी कर सकते हो या होते हैं। हम वहां पे गए तो ये सब चीजें ना गुरुजी हमें सिखाने के लिए कर रहे थे, क्योंकि हमें गुरुजी ने जापान भेजना था सत्संग करने के लिए, जितना मुझे समझ आया। मेरे हस्बैंड ने आई थिंक एक सत्संग अटेंड किया, वहां से उन्होंने जो सीखा, गुरुजी महाराज ने मुझे 2 और सत्संग अटेंड करवाए। सेम उससे नेक्स्ट टाइम हमें एक आंटी मिल गई ऑटो में, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे सत्संग है, आप आना। वहां पे मुझे 2 ही बार हुक्म हुआ जाने का, जहां से गुरुजी महाराज ने मुझे और सिखाया। गुरुजी को पता था कि मुझे जापान में आके सत्संग करने हैं, मेरी सेवा उन्होंने बचनी थी। तो संगत जी सिर्फ 3 और 3 सत्संग में मुझे गुरुजी ने सिखाया कि कैसे घर में सत्संग होते हैं। जैसे मैंने अपना 3rd सत्संग अटेंड किया, मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि मुझे गुरुजी का सत्संग करना है और मुझे चोला चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था गुरुजी के चोला कहाँ मिलते हैं। जो 3rd सत्संग मैंने जिन संगत के घर में अटेंड किया, उन्होंने मुझे खुद से ही कहा कि मैंने अपने घर में 2-3 चोले एक्स्ट्रा मंगवाए हुए हैं, इनमें से आप देखो, आपको जो पसंद आते हैं आप ले लो, मैं जो डीलर थे मैं उनसे बात कर लूंगी। मैंने गुरुजी की मेहर से वहां से 2 चोला लिए उनसे। और गुरुजी महाराज कहते हैं किसी किसी संगत को कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए, तो मेरे मन में ये भाव था कि मुझे शिव पुराण पढ़ना है, बट कहाँ से मिलेगा मुझे नहीं पता था, क्योंकि शिव पुराण ओरिजिनल भी मिलता है और फेक भी मिलता है, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे असली शिव पुराण कहाँ से मिलेगा। और मैंने जिस भाव रखा अपने मन में, और जिन्होंने चोला दिलवाया मैंने जो शेयर किया उनसे, उन्हीं आंटी ने मुझे अपने मंदिर से उठा के शिव पुराण दे दिया, जो कि गुरुजी की मेहर से जब मैं अपने बेटे को लेकर प्रेग्नेंट थी तो हमने वो पूरा शिव पुराण पढ़ा। जय गुरुजी। गुरुजी ने हमें जापान भेजना था। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी, जब भी गुरुजी ने आपको कुछ ब्लेस करना होता है या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, गुरुजी महाराज आपकी जगह बदल देते हैं। सेम हमारे साथ भी हुआ। हम लोग गुड़गांव में रह रहे थे, बहुत मजे में रह रहे थे। मेरे हस्बैंड की जॉब भी बहुत अच्छी थी, वो बहुत हैप्पी थे अपने ऑफिस में। सडनली क्या होता है कि उनकी जो सीनियर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनके बॉस से चेंज हो जाते हैं, और जहाँ वो इतनी हैप्पीली अपने ऑफिस में रह रहे थे उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लग गया। एंड ही वाज लाइक कि मैं अब इस ऑफिस में नहीं काम कर सकता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे चेंज करना है। और उन्होंने जॉब सर्च करनी स्टार्ट करी, और विद इन मंथ आई थिंक उनको जापान में जॉब मिल गई। यहाँ पे संजय जी 2 चीजें हैं। हमने जब हमारी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया था कि 2 इयर्स तक हम लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे, और उनके डिसीजन के साथ अलग हो गई।
हमने 2 साल तक फैमिली प्लानिंग नहीं करी। जैसे ही 2 साल हमारी कंप्लीट होते हैं, गुरुजी महाराज हमें गवर्नमेंट मिलने की तैयारी कर देते हैं। इसके साथ में एक सत्संग मैं कोरिलेट करूंगी। गुरुजी महाराज कहते थे कि जब मैं तुझे कोई चीज धरती में ब्लेस नहीं कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें आसमान में करता हूँ, मीन्स फ्लाइट में भी तुम्हें ब्लेस करेंगे, क्योंकि जो हमारी कर्मा से है, हमारी किस्मत में लिखा है वो होना ही है। बट गुरुजी बदल देते हैं, कभी वो तुम्हारी जगह बदलते हैं। सेम हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जब हम यहाँ जापान आए, उसी मंथ में मेरी मदर इन लॉ एक पंडित के पास, उन्होंने शायद सारी फैमिली के जितने भी हम बच्चे हैं उनकी कुंडली दिखाई, और स्पेसिफिकली मेरे और करण के लिए उन्होंने शायद बेबी के लिए पूछा, क्योंकि बड़े लोगों को नहीं पता होता है, उनको लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए बेबी नहीं हो रहा है। बट मुझे और मेरे हस्बैंड को तो पता था कि ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हम 2 years तक बेबी प्लान नहीं करेंगे। बट वो जो पंडित थे, अगर वो कोई नॉर्मल पंडित होते तो मैं सेकंड थॉट उस चीज पे नहीं देती, बट वो इतने महान पंडित थे जिनको राम मंदिर जो बना है अभी इंडिया में, सबको पता होगा, वहां पे भी उनको पूजा के लिए बुलाया गया था। तो वो एक जाने माने पंडित थे। उन्होंने बोला कि करण की कुंडली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है। क्या है शायद उन्होंने नहीं पूछा और उन्होंने बताया भी नहीं। संगत जी, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि उस टाइम पे मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि हम तो प्लान कर ही नहीं रहे थे ना, तो हमें पता ही नहीं था कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। बट गुरुजी महाराज को पता होता है सब कुछ पहले से। जैसे ही हमारे को 2 years होने वाले थे ना, जो हमने डिसाइड किए थे कि 2 साल तक हम नहीं प्लान करेंगे, जैसे ही वो 2 साल खत्म हुए, गुरुजी ने हमें जापान भेज दिया। और शायद उस पंडित के पास कुंडली लेके गुरुजी ने ही मेरी मदर इन लॉ को भेजा होगा। गुरुजी बताना चाहते थे गुरुजी महाराज की तेरी किस्मत में तो शायद बच्चे थे ही नहीं, उन्होंने मुझे ब्लेस किए हैं। बहुत डिफिकल्ट जर्नी रही हमारी जो हमने बेबी प्लान किया। यहाँ आने के 1 मंथ के बाद ही गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया। 2019 जनवरी को 19th जनवरी को हम जापान आए। 3rd मार्च से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ऋषभ को लेकर, जो मेरा बेटा है। जैसे ही मेरा 2nd मंथ चल रहा होता है, 2nd मंथ खत्म होने वाला था, ये 3rd मंथ चल रहा होता है। जैसे नॉर्मल हमारे चेकअप्स होते हैं, ऐसे ही सारे टेस्ट होते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि मेरी बॉडी में रूबेला की एंटीबॉडीज हैं। दे से कि हम टेस्ट करेंगे, अगर ये जो है पॉजिटिव आता है तो वी विल गो फॉर द अबॉर्शन। और उन्होंने सीधे बोल दिया कि 2nd कुछ हो नहीं सकता है, और उन्हें हमें 20-25 डेज का डेट दिया कि 20-25 डेज में आप दोबारा आओगे और आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी। अगर आपकी रिपोर्ट्स जो है पॉजिटिव हैं तो हम अबॉर्शन करेंगे, बिकॉज जो बच्चा है वो कोई एबनॉर्मलिटी के साथ पैदा होगा, या तो उसको कोई सिंड्रोम होगा, हम ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं फिर, तो आपकी ये रिपोर्ट से डिसाइड करेंगे। हम लोग जैसे घर वापस आए, हम रोते रोते ही वापस आए, क्योंकि घर से, अपने देश से इतनी दूर, फैमिली से इतनी दूर, हम सिर्फ 2 ही थे। हमने फैमिलीज को भी नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बिकॉज जनरली कहते हैं कि 3 months क्रूशियल होते हैं, तो नहीं बताना चाहिए। और मैं तो पूरा दिन घर पर रोती रहती थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस में रोते रहते होंगे, बिकॉज
जब हम गेट पर मिलते शाम को, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हक करके रोना शुरू हो जाते, बिकॉज वो हमारा फर्स्ट बेबी था और हम बहुत इमोशनली अटैच थे, क्योंकि हम तो खुद ही बच्चे थे उस टाइम। हमें इतना कुछ भी नॉलेज नहीं था किसी चीज का, बट हमें ये नहीं पता था जो पेट में बच्चा है वो 25 दिन के बाद रहेगा या नहीं रहेगा, उसको लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके दौरान पूरा दिन मैं गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती रहती थी। वो पूरा दिन मैं गुरुजी महाराज के सत्संग के भरोसे ही काटती थी। गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनाया, जो एक दुबई की संगत थी। उनके बच्चे को पेट में ही कोई सिंड्रोम था। डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा, एंड शी डिनाइड कि ऐसे तो मैं नहीं करूंगी अबॉर्शन, पहले मैं इंडिया जाऊंगी, गुरुजी बड़े मंदिर जाऊंगी, गुरुजी हाउस, उसके बाद मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे करना है अबॉर्ट या नहीं। वो दुबई से इंडिया जैसे आ रही थी, गुरुजी महाराज ने उससे पहले ही उनकी सिस्टर को ड्रीम दिखाया कि तुम्हारी जो बहन का बच्चा है उसका सिंड्रोम मैंने ठीक कर दिया है, अब उसको अबॉर्शन करने की जरूरत नहीं है, उसको बता देना। मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, मुझे लगा ये गुरुजी ने सत्संग मेरे लिए सुनाया है, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो उससे रिलेटेड ही थी। जैसे ही हमारे 25 डेज कंप्लीट होते हैं, हम रिपोर्ट्स लेने जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, डॉक्टर कहते हैं कि इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज तो हैं रूबेला की, बट उनको पास्ट में कभी रूबेला हुआ होगा, शायद उसकी वजह से ये एंटीबॉडीज हैं। अभी प्रेजेंट में ये नेगेटिव है, रूबेला पॉजिटिव नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में आता है संजय जी, मुझे पास में कभी रूबेला नहीं हुआ, क्योंकि रूबेला के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे गूगल पे तो आप देखोगे कि आपके पूरे फेस में लाल लाल दाने होंगे, नेक पे भी और आई गेस बॉडी पे भी। पर मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे बचपन से लेके बड़े होने तक एक ही बार कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो भी चिकन पॉक्स का। उसके अलावा मुझे कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो यहाँ से क्लियर होता है कि मुझे पास में कभी भी रूबेला नहीं हुआ था। कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे प्रेजेंट को वो पास्ट में करके मेरी रिपोर्ट्स को बदल दिया। ये फर्स्ट स्टेप था जब गुरुजी महाराज ने इस बच्चे को बचाया। जब मेरा 3rd मंथ कंप्लीट होता है, 4th स्टार्ट होता है, फर्स्ट वीक में ही मुझे हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इतनी ज्यादा कि मैं हॉस्पिटलाइज हो जाती हूँ फॉर 15 डेज। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अगर ये ब्लीडिंग नेचुरली अगर स्टॉप नहीं हुई, वी कांट डू एनीथिंग, वी विल गो फॉर द अबॉर्शन अगेन। मैंने बोल दिया। बोला कि हम इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई मेडिसिन नहीं बनी जो कि आपकी ब्लीडिंग को रोक सके। और 15 दिन गुरुजी महाराज ने मुझे हॉस्पिटल में रखा। अगेन उन्होंने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। मेरी ब्लीडिंग जो है वो नेचुरली ठीक हो गई। 15 डेज में हॉस्पिटल में रही। जैसे मैं डिस्चार्ज होके घर आती हूँ, सेम नाइट गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम दिखाते हैं। मेरा जो चाइल्डहुड घर है जहां पे मैं पैदा हुई हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड वहां जा रहे हैं एक लेडी के पास ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ड्रीम में मुझे पता चल रहा है मुझे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है। वहां एक लेडी है जो उसको क्योर कर सकती है। हम वहां देखते हैं कि वो लेडी तो नहीं प्रेजेंट है।
उनकी सिस्टर इन लॉ वहां पे प्रेजेंट होती है, उनकी जेठानी। हम उनको पूछते हैं कि वो कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है, ऐसे हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। शी सेड कि वो तो यहाँ नहीं है, और वो नेक्स्ट रूम में होती है, और मैं और मेरे हस्बैंड उस रूम में खड़े हैं जहाँ बचपन में हम सब बच्चे सोते थे, इस रूम में मैं सोती थी। वो लेडी उस रूम से इस रूम में आ जाती है और वो मुझे कहती है अब मैं तुझे बताती हूँ, और वो जोर से मेरा पेट जो है वो प्रेस करना शुरू कर देती है, इतनी जोर से कि मुझे ड्रीम में भी ये फील हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का पेट ऐसे दबाना इज हार्मफुल। वो पूरी अपनी फोर्स के साथ वो दबा रही है पेट को। विद इन सेकेंड सामने उस रूम के सामने एक बरामदा है मेरे पुरानी घर में, वहां पे गुरुजी सिंगल सीटर सोफा पे बैठे दिखते हैं मुझे। ऐसी आप सब संगत को पता है गुरुजी महाराज ज्यादा बात नहीं करते थे जब ह्यूमन फॉर्म में थे, गुरुजी महाराज कुछ बोलते नहीं है, बट वो फिंगर से ऐसे ना का इशारा करते हैं और वो ड्रीम टूट जाता है। और मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्या इशारा किया और किसको किया। लेटर मैंने रियलाइज किया कि वो जो इशारा था वो उस लेडी के लिए था कि जो तू कर रही है वो मत कर। और सेकंड टाइम मुझे समझ में आया कि एक सेकंड जो प्रॉब्लम है मेरे बच्चे पे आने वाला था, मुझे नहीं पता कोई कुछ कर रहा था, कोई नेगेटिव एनर्जी थी या क्या था, बट गुरुजी महाराज ने वो ड्रीम दर्शन देके मुझे दिखाया कि एक सेकंड टाइम मैं तेरे बच्चे को ब्लेस कर रहा हूँ। और उसके बाद में जब मेरी डिलीवरी होने वाली होती है, मेरा 38 आवर्स का लेबर पेन चला था संगत जी। जो यहाँ गर्ल्स हैं वो समझ सकती हैं इस बात को। लेबर पेन जो है 38 आवर्स अगर किसी को चल रहा है तो मतलब आप समझो कि वो लास्ट तक मैं ऐसे हो गई थी कि अगर मुझे कोई सीजर मिल जाए तो मैं अपनी नस काट लूंगी और मैं मरना पसंद करूंगी, मैं बच्चा डिलीवर नहीं कर सकती हूँ। आज इवनिंग में मुझे लेबर पेन स्टार्ट होता है अराउंड 5-6। आज की पूरी नाइट, कल का पूरा दिन, कल की पूरी रात, एंड डे आफ्टर टुमारो आफ्टरनून में ऋषभ जो है वो पैदा होता है। अगेन कुछ ऐसा कष्ट था, इतना लंबा मैंने कभी किसी का नहीं सुना। वो जो कष्ट था मुझे 38 आवर्स का गुरुजी महाराज ने फिर से दिया, शायद मेरे बच्चे का कष्ट मेरे ऊपर डाला और गुरुजी महाराज ने हमें बेटा ब्लेस किया। जैसे कृष्ण पैदा होता है, एक यस अगेन जो मेरे हस्बैंड के जूनियर थे, जो हमें बड़े मंदिर हमें नहीं सॉरी मेरे हस्बैंड को बड़े मंदिर लेके गए थे, उन्हीं की जो मम्मा हैं उनसे बात होती है हमारी। वो कहती है कि बेटा वो आंटी बहुत पॉजिटिव है, वो ब्रह्म कुमारी को मानती हैं, बहुत पॉजिटिव है वो। तो वो बार बार ऐसा बोल रही है कि बेटा तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा ब्लेस सोल आई है, बहुत ही ब्लेस सोल आई है। तो हमने गुरुजी महाराज को शुक्राना किया, गुरुजी कि आपने शायद कोई अपनी ही सोल हमारे घर में भेजी है जिसकी लाइफ में इतने कष्ट आए फिर भी आप उसको बचाते गए और हमें एक बच्चे से ब्लेस किया। अगेन संगत जी जो मेरी डॉटर है वो भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। गुरुजी महाराज ने उसके पैदा होने से 3 साल पहले ही उसका नाम दे दिया था। गुरुजी महाराज ने किसी बच्चे का नाम रखा, मुझे उन्होंने सत्संग सुनाया कि जो डायमंड होता है उसको शेप अप करने की जरूरत होती है, बट जो पर्ल होता है वो ऑलरेडी शेप में होता है। तो उन्होंने एक बच्चे को नाम दिया पर्ल। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया गुरुजी अगर आप मुझे बेटी दोगे तो उसका नाम मैं पर्ल ही रखूंगी। आप बिलीव करो मुझे पता भी नहीं था मेरी किस्मत में बेटी है ये नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ही शिद्दत से बेटी चाहिए थी। तो मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी अगर मेरे कोई अच्छे कर्म होंगे तो मुझे बेटी जरूर देना। पर्ल जो है वो गुरुजी महाराज की ट्रूली ब्लेसिंग है, क्योंकि वो गुरुजी महाराज के बर्थडे मंथ में ही पैदा हुई है। गुरुजी महाराज का बर्थडे 7 जुलाई होता है, पर्ल का बर्थडे जो है वो 12 जुलाई होता है। जब पर्ल के टाइम पे मैं डिलीवरी रूम में थी, मुझे उस टाइम बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मुझे ऋषभ के टाइम का याद था, मेरे बेटे के टाइम पे मैंने कितना दर्द झेला है और
38 आवर्स मैं पेन में रही हूँ, क्योंकि कृष्ण की बार मुझे नहीं पता था कि ये पेन क्या होता है, बट मेरी बेटी की बार मुझे पता था कि ये पेन कितना डेंजरस होता है। तो मैं बहुत रो रही थी और मैं बोल रही थी, गुरुजी मेरे कष्ट काटो, गुरुजी मेरे कष्ट काटो, गुरुजी मेरे कष्ट काटो। सभी जी बाकी जितने भी नर्स और डॉक्टर थे ना, वो सब गुरुजी गुरुजी करने शुरू हो गए और मुझे हंसी भी आ रही थी और रोना भी, क्योंकि उनको नहीं पता गुरुजी कौन है। बट मैं वो इतना गुरुजी गुरुजी कर रही थी कि गुरुजी मेरे कष्ट काटो। जैसे संजय जी मैंने बोलना शुरू किया कि गुरुजी मेरे कष्ट काटो, विद इन सेकेंड डॉक्टर्स जो नर्सेज रेस्ट करने लग गई। उनको पता नहीं चला कि अभी तो शायद उनको लग रहा था कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट उनको अप्रैल में महीने का टाइम नहीं मिला और पर्ल डिलीवर हो गई। पर्ल का जो लेबर आवर्स जो हमारी मदर बुक में रहते हैं वो 7 आवर्स हैं। मदर बुक में अगर मैं चेक करूंगी तो 7 आवर्स उसका लेबर पेन का रिटर्न है। 7 नंबर जो है वो गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। उनका बर्थडे भी 7 जुलाई को होता है। अगेन जुलाई जो है वो 7th मंथ है। गुरुजी महाराज ने हमें 3 नंबर और 7 नंबर हमेशा से ब्लेस किया है। मेरे बेटे की प्रेगनेंसी मार्च से स्टार्ट होती है, 3 मार्च से। मार्च 3rd मंथ है और डेट भी 3 थी। जब वो पैदा होता है दिसंबर मंथ में पैदा होता है, अगेन 1 + 2 3। मेरी डॉटर जो है वो पैदा हुई है 12 जुलाई को, 12 अगेन 1 + 2 3। जो गुरुजी महाराज ने हमें घर ब्लेस किया था जब हम जापान आए थे, वो बिल्डिंग नंबर भी 3 थी और वो रूम नंबर भी 3 था। और अगेन 7 नंबर फ्लोर, 7 नंबर भी गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। 3 नंबर जो है संगत जी वो ओम का प्रतीक होता है। सो इसीलिए 3 नंबर हमारे गुरुजी महाराज जो है वो शिव जी का अवतार माने गए हैं, तो उन्होंने हमेशा हमें ब्लेस किया है 3 नंबर से। और अगेन 7 तो गुरुजी का स्पेशल नंबर है। संगत जी बच्चे ब्लेस करने के साथ साथ में भी मैं थोड़ा सा बैक 2018 में जाना चाहूंगी। गुरुजी महाराज ने हमें कुछ प्रॉपर्टीज ब्लेस करी, जिसके चलते हमें 6 मंथ्स में 3 lakhs देने पड़ते थे। थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि हमें 2 to 3 मंथ्स के लिए गुरुजी महाराज ने वो हल्का सा फाइनेंशियल क्राइसिस में रखा। अगेन गुरुजी ने वहां से हमें निकाल के जापान भेज दिया, क्योंकि गुरुजी महाराज पहले आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं, फाइनेंसेस भी आपको ब्लेस करते हैं। धीरे धीरे उनको पता है आपको क्या ब्लेस करना है। मेरे और मेरे हस्बैंड की जब हम गुड़गांव में थे, मैं 1 साल ही गुड़गांव में रही हूँ, उससे पहले मैं चंडीगढ़ में जॉब करती थी। हस्बैंड जो है वो गुड़गांव में जॉब करते थे। मैं सिर्फ 1 साल रही हूँ 2018 उनके साथ गुड़गांव में। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी की मेहर से बहुत अच्छी सोल है और मैं बहुत ही कूल एंड काम, ऐसा मेरा नेचर था। हमारे फाइट्स का कोई रीजन नहीं था। विदाउट एनी रीजन हमारी इतनी फाइट्स होती थी। जैसे शाम को फाइट हुई, सुबह को हमें पता नहीं है कि क्या रीजन था, हम किस रीजन के लिए फाइट कर रहे थे। इन जनरल हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में ये कॉमन है, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। हमने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा, फैमिली में भी देखा होगा, वो कॉमन है जो आप साथ में रहते हो। बट वो चीज थोड़ी डिफरेंट थी, मतलब वो इतना नेगेटिव था कुछ उस टाइम पे। क्या नेगेटिविटी थी मुझे नहीं पता, कि कभी कभी तो मैं अपना रिंग और मंगलसूत्र भी निकाल के रख देती थी कि आप जाओ अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते जाती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ। पर जब मैं ठीक हो जाती थी फिर मुझे रियलाइज होता था कि फाइट का कोई तो रीजन नहीं था, फिर ऐसा क्यों हुआ। मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बताया ये चीज कि मुझे ना ऐसे फील होता है कि मैं नहीं रह सकती उनके साथ में। फिर वो कोई पंडित के पास में भी हमें लेकर गई, अलग अलग जगह भी 1-2 बार लेके गई, बट कुछ नेगेटिविटी थी जो गुरुजी को पता था। गुरुजी महाराज ने उससे भी हमें निकालना था, इसलिए हमारी जगह बदलनी थी उन्होंने। इसीलिए उन्होंने हमें गुड़गांव में 1 साल से ज्यादा रहने ही नहीं दिया। जैसे ही 1 ईयर हुआ वैसे ही गुरुजी महाराज ने हमें जापान भेज दिया।
संजय जी, जब हम जापान आने वाले थे, मैं पहले मना कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है वहां पे, बिकॉज मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना कि कोई जापान गया हो, ना तो फ्रेंड्स में ना रिलेटिव्स में, किसी से भी नहीं सुना। मुझे ऐसे लग रहा था कि वहां जाके फंस जाएंगे, कोई भी इंडियन कभी अगर नहीं होगा वहां पे, क्योंकि कभी सुना नहीं कि कोई जापान गया है। जैसे ही हम आ रहे थे, गुरुजी महाराज ने हमें एक ऐसी फैमिली से मिलवाया, सॉरी, जो कि आज गुरुजी महाराज की इतनी अच्छी संगत है कि अभी 8th ईयर है गुरुजी महाराज की मेहर से एवरी मंथ सत्संग होता है गुरुजी के दरबार में। यहाँ जब भी वो जापान में अवेलेबल हैं, उन्होंने एक भी सत्संग मिस नहीं किया। तो गुरुजी ने एक ऐसी फैमिली से हमें मिलवाया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरी जगह आ गई हूँ, और वो लोग अभी तक भी साथ हैं। गुरुजी महाराज की मेहर से वो गुरुजी ने साथ बनाया है। गुरुजी महाराज ने गुरु परिवार ऐसा जोड़ दिया कि वो फैमिली सिकनेस जो होती है वो दूर दूर तक कभी फील नहीं होती। गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपके आसपास एक अच्छे दोस्त और परिवार है तो आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करें उतना कम है। अभी मुझे जितने सत्संग याद आए मैंने शेयर कर दिए। एक छोटा सा सत्संग है जो मेरे फ्रेंड की फैमिली से रिलेटेड है, वो शेयर करना चाहूंगी मैं। मैंने पहले भी एक बार शेयर किया है, बट आज नई संगत है तो मैं वो भी शेयर करना चाहूंगी। गुरुजी महाराज कहते हैं जो सत्संग करता है उसका भी भला, जो सत्संग सुनता है उसका भी भला। मेरी ब्लेसिंग जो है वो डबल साइड चलती है, सुनने वाले पे भी और सुनाने वाले पे भी। और हर सत्संग में सुन रही संगत के लिए कोई ना कोई आंसर होता है। आई एम श्योर जो मैंने सत्संग सुनाए, यहाँ बैठी बहुत सारी संगत जो है वो इससे रिलेट कर पाएंगी। उनको किसी न किसी को जरूर गुरुजी ने आंसर दिलवाया होगा, क्योंकि जब हम सत्संग सुनाते हैं तो गुरुजी महाराज वाणी में विराजमान होते हैं। ये हम नहीं बोलते, गुरुजी महाराज बुलवाते हैं। मेरे एक फ्रेंड है यहाँ जापान में, जो कि मेरे इंजीनियरिंग टाइम के फ्रेंड हैं। उनका मुझे एक दिन मैसेज आता है कि यार मैंने एक चीज शेयर करनी थी, मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ बट मैं कर नहीं पाता हूँ। मैंने बोला हाँ जी प्लीज जरूर बोलो, क्योंकि वो हमेशा स्टेटस पे देखते थे मेरे कि मैं गुरुजी महाराज का सत्संग कर रही हूँ एवरी मंथ और गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी हूँ। वो हमेशा देखते थे कि मैं कितना पॉजिटिवली उनके बारे में बोलती हूँ या जो भी करती हूँ, मेरा कितना बिलीफ सिस्टम है उनमें। इसीलिए उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरा ब्रदर इन लॉ है एक, वो डॉक्टर है, वो अभी लेट 20s में ही है, उसकी एज ज्यादा नहीं है। 1 ईयर हो गया है उसको एक कैंसर डायग्नोज हुआ था, जो डॉक्टर ने बोला था कि ये क्योरेबल है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। बट अभी 1 साल होने वाला है, उसकी जो भी मेडिसिन है वो काम ही नहीं करती हैं। कैंसर तो क्योरेबल था, बट जब मेडिसिन से काम ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे ठीक होगा इंसान। उसने बोला मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं बताऊं, बट मैं बता नहीं पा रहा था कि मैं कैसे शेयर करूं। तुम गुरुजी का सत्संग करती हो तो प्लीज कुछ करो उसके लिए, कुछ प्रे करो। उन्होंने बताया कि एक बार वो कभी किसी फ्रेंड्स के यहाँ सत्संग में गए हैं, तो शायद उनका भी बिलीफ था कि गुरुजी महाराज एक होम है। संजय जी, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, मम्मी पापा बहन भाई बच्चे, ये जो हमारे पास्ट लाइफ का कर्म है वो लेकर आते हैं। शायद उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही कुछ था। उससे पहले उसने मुझे बताया था कि डॉक्टर्स ने मेरी वाइफ को बोला है, वो 2 ही भाई बहन थे। जो उसकी वाइफ है उनको डॉक्टर ने पूछा था कि इसको बचाने के लिए आप और कितने पैसे लगा सकते हो, बिकॉज वो 1 साल से कैंसर से पीड़ित था, तो ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी सेविंग्स लगा दी थी।
देन शी सेड कि हम इस पे अभी 30 से 40 लाख और लगा सकते हैं। डॉक्टर्स ने बोला कि इसमें आप 10 लाख और जोड़ लो, अराउंड 50 लाख तक एक ट्रीटमेंट है, बट उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। आप ये मानो कि उनके पास बचे ही लास्ट के 40,000 है, 40 लाख है सॉरी, और उनको 50 लाख का ट्रीटमेंट करवाना है, मतलब 10 लाख उनको अरेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद भी वो बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी डॉक्टर नहीं दे रहे थे कि वो, उसकी हम गारंटी नहीं देते हैं, बट ऐसे ही होप है। जैसे ही उसने मुझे ये बताया, नेक्स्ट डे उसने मुझे बोला कि वो इवन लिटरली क्राइंग कि प्लीज कुछ, वो तो इस हालत में नहीं है तो मुझे बताओ, जो भी करना है मैं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, तो मुझे बताओ कि क्या कर सकते हैं उसको सेव करने के लिए। मैंने बोला कि देखो मेरे पास तो सिर्फ गुरुजी महाराज हैं, हम उनसे प्रे कर सकते हैं। हम गुरुजी महाराज का एक सत्संग मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम 1 घंटे का वो सत्संग कर लो, जब भी तुम ऑफिस से आओगे मुझे कॉल कर लेना। अगर तुम लंगर प्रसाद नहीं बना सकते तो एक चाय प्रसाद बना के ही तुम सत्संग कर लेना, उसमें जो भी तुम्हारी प्रे है वो तुम गुरुजी महाराज से करना। जैसे ही शाम होते हैं उसके ऑफिस के आने का टाइम होता है, मैंने बोला था कि मुझे कॉल कर लेना, मैं गाइड कर दूंगी आपको, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रहे थे, उनको पता नहीं था, उनकी वाइफ इंडिया में थी। जब शाम का टाइम होता है मैं वेट कर रही हूँ, उनका कॉल नहीं आता है, और जब मैं कॉल करती हूँ तो उनका कॉल भी नहीं लगता है। मुझे लगा कि अभी मॉर्निंग में तो इतनी सीरियस थे और अभी एकदम से कैसे गायब हो गए वो। फिर उनका मुझे मैसेज आता है कि मैं इंडिया के लिए फ्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है, तो फैमिली ने मुझे बुला लिया है। नेक्स्ट डे जब वो इंडिया में पहुंचते हैं तो मैंने उन्हें बोला कि चंडीगढ़ में था वो एडमिट, मैंने बोला गुरुजी महाराज का एक मंदिर है चंडीगढ़ में, तुम सत्संग नहीं कर पाए तो तुम वहां जाओ, माथा टेको और अपनी प्रे करो। वहीं पे साइड में शायद एक दूसरा भी कोई मंदिर है जहाँ गुरुजी का मंदिर है, उसके जो इन-लॉज होंगे वहां माथा टेका, गुरुजी के मंदिर नहीं गए, वो अकेला सिर्फ गुरुजी के दरबार में गया, ऊपर माथा टेका उसने। उससे पहले जब वो यहाँ पे था, यहाँ जाने से 1 मंथ पहले की बात है, उन्होंने मुझे पूछा था कि पीजीआई चंडीगढ़ में, उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ नहीं पूछा, उन्होंने पहले पूछा चंडीगढ़ में आपका कोई नोन है, तो मैंने कहा कि नोन तो कोई नहीं है, ऑब्वियसली कुछ कलीग्स होंगे पहले मैं जो जॉब करती थी, बट कोई ऐसा बेस्ट नहीं है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पीजीआई चंडीगढ़ में जो वो है एडमिट है। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला, क्योंकि वो चंडीगढ़ के संगत के ग्रुप में थी, कि उसके लिए कोई ब्लेसिंग्स भिजवाएं प्लीज अगर पॉसिबल है। तो उन्होंने ग्रुप पे डाला, तो वहां से एक डॉक्टर आंटी थे जिन्होंने बोला कि यस मैं इधर ही हूँ, चंडीगढ़ में ही हूँ मैं, और मैं इस एरिया में लंगर प्रसाद या जल प्रसाद जो भी ब्लेसिंग है वो प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो उन्होंने जल प्रसाद और कुछ और प्रोवाइड कराई उनको ब्लेसिंग, जो मुझे नहीं पता। जल प्रसाद आई थिंक उसको उन्होंने दिया, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब वो यहाँ से गया, वो चंडीगढ़ मंदिर में गया, फिर उसने मुझे बोला यार मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही है, प्लीज बताओ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कर पाए अपने लिए। फिर मैंने उनको बोला कि जो सत्संग 1 आवर का मैंने आपको यहाँ बोला था वो आपका रह गया, आपने नहीं किया। एक काम करो, मैं अमृत वेला करती हूँ यहाँ से मॉर्निंग में, और मैं आपको कॉल पे रखूंगी, वीडियो कॉल पे। और वो लड़का आईसीयू में था और उसकी वाइफ ही सिर्फ अलाउड थी वहां पे। तो मैंने बोला आप एक काम करना, उनकी वाइफ को भी कनेक्ट करना, गुरबाणी उस लड़के के कान में जानी चाहिए, क्योंकि जो गुरबाणी है संगत जी, यहाँ बैठे संगत को मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, चाहे वो आपको समझ आए या ना आए, वो एक मेडिसिन है। वो जैसे आपके कान में जाती है वो एक मेडिसिन का काम करती है, चाहे आपको समझ आए या ना आए। क्योंकि मैं भी वो पूरा समझ नहीं पाती हूँ। गुरुजी महाराज कहते हैं उसको समझना तुम्हारे इससे मतलब नहीं है, तुम्हें बस उसे सुनो, अगर तुम्हें समझ नहीं आता है तो सिर्फ सुनो उसको। तो बस उसी भाव से मैंने उनको बोला कि आप उसके कान के पास वो फोन रख देना निर्भय, कि उसके कान में वो गुरबानी जाए और आप लाइव रहना उस पे। और यहाँ से मैं अमृत वेला करूंगी,
उसके लिए, और आप वहां से कनेक्टेड रहना। मैं सुबह उठी, जैसे मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया, मैंने उनको कनेक्ट किया, उन्होंने कॉल पिक किया। जैसे ही सत्संग खत्म होने वाला होता है, मैं उनको बोलती हूँ कि आप जोत ले लो यहाँ से। जैसे आरती खत्म होती है, मैंने बोला आप जोत ले लो, और उनकी वाइफ को भी बोलो कि उसको जोत दे दे। वो सडनली वहां से गायब हो जाते हैं, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। और मुझे लगा कि यार अभी तो इतना रो रहे थे, फिर अगेन वो कहाँ गायब हो गए। तो मैंने एक फोटो भेज दी उनको जोत की, कि जब भी आप देखोगे तो जोत दे लेना और उसको भी दे देना। थोड़ी देर में जैसे मैं वॉक के लिए निकलती, मैं अपना फोन चेक करती हूँ, तो उनका मुझे मैसेज आया होता है ही इज नो मोर। और मैं इतना ज्यादा रोती हूँ कि गुरुजी महाराज क्यों आपने उस बच्चे को ब्लेस नहीं किया, वो इकलौता बच्चा था। और मेरे फ्रेंड ने देखो इतने ट्रस्ट से बोला था, वो कहेगा कि मेरी गुरुजी में तो कोई पावर ही नहीं है, गुरुजी गुरुजी करती रहती है। मेरे लिए आप पे भी बात आएगी, क्यों आपने ऐसा किया, आप तो सब कुछ कर सकते हो, लास्ट स्टेज कैंसर आपने ठीक किए हैं, आप कुछ लोग जो हैं वो बैठे हैं और कुछ मिनट्स में उनको वापस जिंदा किया है, इतने सत्संग हमने सुने हैं, तो आप जिंदा इंसान को क्यों ठीक नहीं कर सकते जब आप मुर्दा इंसान को भी ठीक कर सकते हो। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि संगत जी, आपने सुना होगा कि आजकल वो इच्छा मृत्यु वाला बहुत चल रहा है। कभी कभी आपके कष्ट इतने होते हैं कि आप अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली खत्म करके जाते हो, आप तो खुद चले ही जाते हो। सेम उस लड़के का भी केस था, क्योंकि उसने ठीक नहीं होना था, उसके ऐसे कुछ कर्मंस थे शायद पास्ट लाइफ के, वो अपने पेरेंट्स और फैमिली को फाइनेंशियली खत्म करके जाता और खुद तो चला ही जाता। और वो 1 साल से इतने कष्ट में था कि उसको मुक्ति भी नहीं मिल रही थी। तो गुरुजी महाराज ने वो 1 घंटे का अमृत वेला करवा के उसको मुक्ति दे दी। अगर वो लड़का 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीना और भी जीता तो वो 50 लाख और लगाने के लिए तैयार हो जाते, बट उस लड़के ने फिर भी चले जाना था इस दुनिया से। तो इन पेरेंट्स के लिए डबल लॉस होता, फाइनेंशियल प्लस जो इमोशनल है वो तो होना ही था। तो गुरुजी महाराज ने उससे मुक्ति दी। मैं पहले में सत्संग सुने थे, बट मुझे फिर भी मैं डाउट में थी कि गुरुजी क्यों आपने ऐसा किया, क्यों किया। तो गुरुजी महाराज ने मुझे फ्रेंड के थ्रू ये आंसर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो नानी है वो 5 से 10 साल हो गए उनको बेड रिडन है, वो अपनी बेड से उठ नहीं सकती हैं, इवन अपनी बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उनको भी खुद से नहीं पूरा कर सकती हैं। ना तो वो खा सकती है, ना पी सकती हैं, ना तो वो अपना वॉशरूम टॉयलेट कहीं जा सकती हैं। अब तो ऐसी हालत आ गई है कि उनकी खटिया को भी नीचे से कट कर दिया है, और वहीं से ये शॉर्ट्स भी वहीं से करती हैं, और उनके रूम से इतनी स्मेल आने लग गई है कि अंदर भी जाया नहीं जा सकता, और वो बात भी नहीं कर पाती है। इसका मतलब है कि वो फैमिली इतनी परेशान हो चुकी थी कि इनको मुक्ति मिल जाए, बट वो 10 साल कितने होते हैं संगत जी, हम बोलते तो हैं, बट 10 महीने भी किसी को अगर जब हमें ऐसे ट्रीट करना पड़ जाता है ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। वो फैमिली उनसे भगवान से मांग रही है कि इसको मुक्ति दे दो, बट उस बेचारी आंटी को मुक्ति नहीं मिल रही। जैसे उन्होंने मुझे ये सुनाया, मुझे एकदम से उस लड़के का सत्संग याद आ गया कि गुरुजी महाराज ने सिर्फ एक सत्संग करते ही उसको मुक्ति दे दी। संजय जी, आप बिलीव करोगे, मैंने अपने फ्रेंड को पूछा कि ऐसा कब हुआ, क्योंकि आप तो अभी मेरे साथ सत्संग पे थे। He said कि जैसे ही आपका सत्संग खत्म हुआ उसने ये दुनिया छोड़ दी, और ये कभी भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। या तो वो 1 घंटे पहले भी उससे कुछ हो सकता था, 1 घंटे बाद भी हो सकता था, 1 दिन पहले भी हो सकता था, 1 दिन बाद भी हो सकता था, मतलब 1 सेकंड भी आगे ना पीछे। जैसे ही वो सत्संग खत्म हुआ, अगर वो ये सत्संग यहाँ जापान में कर लेते जो हमने डिसाइड किया था, तो शायद वो उस लड़के से मिल नहीं पाते, क्योंकि उसी सत्संग से उसको मुक्ति मिलनी थी। और वो इकलौता ब्रदर इन लॉ है, उसे हमेशा रिग्रेट रहता कि मैं उससे मिल नहीं पाया, उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। इसीलिए गुरुजी महाराज ने उसको इंडिया भेजा, और उसके बाद वहां पे वो अमृत वेला सत्संग करवाया हॉस्पिटल से ही, और उसे मुक्ति दी। संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरुजी महाराज जो हमारे लिए कर रहे हैं, हमें कभी कभी लगता है कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, हमारी बात नहीं सुनी,
बट हम गलत भी मांग सकते हैं, वो हमें कभी गलत दे नहीं सकते हैं, इसीलिए हमेशा जो वो करते हैं उसमें हमेशा अपना बिलीफ रखो, जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ सत्संग जो मेरे साथ आज से 7-8 साल पहले हुए, मुझे आज रियलाइज हुआ कि ये गुरु जी महाराज ने किस लिए किया था। मैं एक छोटा सा सत्संग अपने अर्निंग से रिलेटेड भी करना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इंडिया में वर्किंग थी फार्मास्यूटिकल्स में यहाँ आने से पहले, और यहाँ आने के बाद में मुझे आई थिंक N2 लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है अगर मुझे अपने फील्ड में जाना है। तो मैं बीटेक और बायोटेक्नोलॉजी में, उस फील्ड में जाने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जापानीज पढ़ने के अलावा, और N2 लेवल का पढ़ने के लिए आपको बहुत पढ़ाई चाहिए। और मैं प्रेग्नेंट भी थी और मैं पढ़ाई नहीं कर सकती थी, बिकॉज 3 महीने के लिए मैं बेड रेस्ट पे थी। मैं हर दिन गुरुजी महाराज की गद्दी के आगे बैठ के रोती थी। मैं लिटरली रोती थी, मैंने दुखी कर दिया था गुरुजी को कि गुरुजी मैं तो यूजलेस फील करती हूँ, मैं भी जापान में कभी जॉब करूंगी क्या, मैं जापान में कभी अर्निंग करूंगी क्या, मैं यूजलेस फील करती हूँ क्योंकि हर दिन मैं ऑफिस जाती थी, काम पे जाती थी, और यहाँ पे मैं घर पे होती हूँ, हस्बैंड ऑफिस होते थे। गुरुजी महाराज ने विद इन मंथ मुझे ऐसा बिजनेस ब्लेस किया जिससे मैं अपने घर से काम कर सकती हूँ। और गुरुजी महाराज ने मुझे 2 बच्चे भी ब्लेस करने थे, जो उनको पहले से पता था। 2 छोटे बच्चों के साथ में आपको 9 to 5 वर्किंग होना इज लाइक इम्पॉसिबल, गुरुजी को पहले ही पता था। और उस बिजनेस में गुरुजी महाराज ने मुझे जबरदस्ती भेजा, मैं जाना नहीं चाहती थी बिकॉज मुझे लगता था कि मैं तो जॉब बैकग्राउंड से हूँ। बट आज गुरुजी महाराज की मेहर से मैं घर बैठे ही अपनी अर्निंग्स कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख रही हूँ। मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपको कैसे पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। आपका तो मुझ में मुझसे भी ज्यादा बिलीफ है, तो गुरुजी संजय जी आप बिलीव करो, आपसे भी ज्यादा भरोसा गुरुजी को है आप पे, वो जो करेंगे आपके लिए सही करेंगे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना इतना सब ब्लेस करने के लिए। यहाँ बैठी हर संगत को गुरुजी महाराज ब्लेस करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।